न्यूज़ 18 राजस्थान पर लगातार आप देख रहे हैं जनादेश 2022 किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के वो लगातार टैली के जरिए और हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ जगहों पर स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है। जैसे पंजाब की बात करें, स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं, आपके खाते में 93 सीटें जाती महसूस हो रही हैं, जिनमें 70 से ज्यादा सीटें तो वो जीत चुकी है। यानी जहां पर उनके प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी गई है, 19 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें जाती और दिख रही हैं, 2 ऑलरेडी जा चुकी हैं। कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में, बीजेपी के सहयोगियों के साथ जो बीजेपी लड़ रही थी, 2 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट पंजाब में। बात कर लें यूपी की, यूपी पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी। तो यूपी में बीजेपी एक शानदार जीत की ओर बढ़ रही है। अब तक 75 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। कुल 264 सीटें उनके खाते में जाती दिखाई दे रही है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास। 189 पर वो आगे चल रहे हैं, 75 पर वो जीत हासिल कर चुके हैं। अगर उन्हें कोई थोड़ी बहुत भी टक्कर दे पाया तो वो कांग्रेस नहीं थी, वो थी समाजवादी पार्टी, जो अपने गठबंधन यानी अपने सहयोगियों के साथ 117 सीटों पर आगे चल रही है और 15 सीटें उनके खाते में जा चुकी हैं। यानी उनकी स्थिति 100 के पार की नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस यूपी में महज उपस्थिति मात्र के लिए रह गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी सीटों की संख्या 3, जिनमें से 2 उनके खाते में जा चुकी है और 1 पर वो बढ़त फिलहाल रुझानों में बनाए हुए हैं। और तमाम जगहों से यानी 5 राज्यों से जो चुनावी खबरें, जो चुनावी रुझान और जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे राजस्थान में बीजेपी काफी एक्साइटेड है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज बुलडोजर पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं, खुशियां मनाते दिखाई दिए हैं। उनके साथ एक से एक दिग्गज चेहरे। सतीश पूनिया जी से बातचीत की हमारे सहयोगी लवली वधवा ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, मुंह मीठा कराते हुए कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिख रही है। हम सतीश पूनिया से भी बात करेंगे, डॉक्टर सतीश पूनिया से। सर, किस तरह का जश्न है सर, ये बुलडोजर क्या संदेश? 5 राज्यों ये है कि योगी जी और मोदी जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश, हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप में बयां कर रही है, मुंह मीठा कराते हुए कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिख रही है। हम सतीश पूनिया से भी बात करेंगे, डॉक्टर सतीश पूनिया से। सर, किस तरह का जश्न है सर, ये बुलडोजर क्या संदेश दे रहा है? ये संदेश ये है कि योगी जी और मोदी की जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश में बुनियादी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को उन्होंने प्रखरता से रखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है, मीडिया से मुखातिब है कांग्रेस के चेहरे। आइए सीधे चलते हैं। भगवंत मान श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूंचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु ये भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है।
हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और 5 राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और 5 राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। I'll say it very, very briefly in English and then I'll take your questions. I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have कांग्रेस की ये पीसी चल रही थी, उन्होंने हार को स्वीकार किया और विजेता धड़े को बधाई भी दी और साथ ही ये भी कहा कि हम जल्द ही नए बदलाव के साथ लौटेंगे। हालांकि ये बदलाव किस तरह का होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इस पर और चर्चा की जरूरत है। बहरहाल वहीं प्रदेश में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हमारे सहयोगी ने बातचीत की और 5 राज्यों में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति बनी है, खासकर जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वहां पर भी बुरे प्रदर्शन को लेकर उस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। और एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति में जब भी चुनौती आए तो नए सिरे, नए जोश और नई उमंग के साथ मैदान में उतरना चाहिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सड़क पर आकर हमारी योजनाओं को, हमारे काम को, हमारे संदेश को घर तक लेकर जाना होगा। लेकिन आज के नतीजों से एक बात साबित हो गई है, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ने की बजाय जिस तरह से वोट पड़ा, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का अहंकार और बढ़ेगा। अब बीजेपी घमंड से पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई थी इन चुनावों से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ेगी और बीजेपी का घमंड बढ़ने के साथ साथ बीजेपी को ये लगेगा कि जब हम बिना काम किए जीत रहे हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। कांग्रेस की सरकार गलती करे चाहे बीजेपी की सरकार गलती करे, जब भी कोई सरकार करे उसको चुनौती मिलनी चाहिए। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस जनों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। प्रभारी सहित जितने हमारे एआईसीसी के लोग यहाँ आए, जिन्होंने इस कैंपेन में हमारी सहायता की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग सम्मिलित थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने 2022-27 के लिए जिनको मैंडेट दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैंडेट जो है पहले से बेहतर साबित हो। क्योंकि पहला मेरा मानना है कि 2017 से जो 22 तक की सरकार रही वो बिल्कुल निखट्टू सरकार रही। अब कैसे भाजपा फिर से
विश्वास जीतने में सफल रही, ये तो मैं नहीं जानता। तो देखिए, हरीश रावत ये कह रहे हैं कि वो हार को स्वीकार करते हैं। अगर वहीं राहुल गांधी का अगर आप लेटेस्ट ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने भी ये हार को स्वीकार किया है और जीत दर्ज करने वाली पार्टियों को बधाई दी है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। हालांकि राहुल ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की थी, हम इस नतीजे से सीख लेंगे और भारत की जनता के हित में काम करना जारी रखेंगे। और इस बीच प्रदेश में देखिए आप किस तरह की स्थिति है। कल शाम तक स्थिति ये थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार बजट के लिए आभार जताने वाले लोगों का तांता सीएमआर में लग रहा था, जिससे बीजेपी थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी। लेकिन आज एकाएक बीजेपी में एक नए जोश, नए उत्साह का संचार हुआ और ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसमें हैं, बीजेपी के सांसद इन तस्वीरों में हैं। बुलडोजर पर आज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और सांकेतिक तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको मिलवा देता हूं। मनीष पारीक जी बीजेपी नेता हैं और आर तिवारी जी कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आपने ये जो टेक्स्ट है ना कि हम इन नतीजों से सीख लेंगे और हम सोचेंगे हम क्यों हारे हैं, इसको कॉपी करके रख लिया है। आजकल जिन चुनावों के बाद भी देखिए आपका पहला रिएक्शन तो यही हो रहा है, तो आपने सीखा क्या? स्वप्निल, सीखने के लिए तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, हार जीत पहली बार नहीं है हमारे राज्य में या हमारे देश में। इंदिरा गांधी जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तो कद्दावर जिसको आयरन लेडी कहते थे वो भी हारी है। 77 के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पहली बार हार का स्वाद चक्कर के बैठी है और वो लौट के आई। सवाल ये नहीं है कि सवाल है कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से अडिग है। 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी को साथ लेने वाली। सवाल है हार जीत से आप खुश हो सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी वाले नेता, लेकिन मैं कह रहा हूं धर्म की चाशनी को पिला करके आप नौजवान पीढ़ी को कब तक भ्रमित रखना चाहते हैं? स्वप्निल, आपने उनके भ्रम को तोड़ने का मादा क्यों नहीं है? बेरोजगारी आपने एग्जाम्पल दिया कि एक वक्त इंदिरा गांधी भी हारी, लेकिन उन्होंने कितना जल्दी वापसी कर ली, मतलब वो जल्दी सीख गई। आप सीखने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस में अंतर तो आया इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में। सीखने के लिए हम धर्म का चश्मा पहन करके राजनीति नहीं करेंगे। राजस्थान में नहीं, देश में कांग्रेस लोगों का डीएनए है, भारत की जनता में डीएनए। ये कुछ टाइम्परेरी फेज हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जीत का जश्न मना लें, लेकिन ठोक दो का राज इस देश में चलने वाला नहीं है। बुलडोजर का राज देश में चलने वाला नहीं है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलडोजर को प्रतीक मान करके अपने हाथों में लेकर के चल रहे हैं। ये लोकतंत्र है क्या स्वप्निल? आप बुलडोजर का राज इस देश में चाहते हो तो ये देश की जनता खुद पहचानेगी। मैं तो जनता के दरबार में कह रहा हूं, जनता जिसको चाहती है जीत उसी की होती है। तो मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मान लिया कि देश में अब कोई महंगाई नहीं है, देश में अब कोई बेरोजगारी नहीं है। पेट्रोल के दाम अगर 200 रुपए लीटर पेट्रोल बिके तो हमको सहन करना पड़ेगा। ये छद में राष्ट्रवाद के नाम पर देश के नौजवान पीढ़ी को हम भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो अब आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। ठीक है, आप अपनी नाराजगी जनता के प्रति जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ये मुद्दे आपके चल नहीं रहे, आपके लोग आपके मुद्दों को समझा नहीं पा रहे। अब महंगाई नहीं है, अब तेल के दाम 200 रुपए किलो नहीं है, आज पेट्रोल के दाम 120 रुपए लीटर नहीं है। आज लोगों को सबको रोजगार मिल गया, राम राज की स्थापना हो गई, किसानों को हमने आय के दुगने जो झांसे दिए थे सबको मिल गए। कहना चाहता हूं जनता माई बाप है, जनता के फैसले को हम सर माथे पे लेते हैं। और फिर कह रहा हूं हमारे से कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको हम देखेंगे कि हमारी पार्टी में कहीं कोई चूक हो गई हो तो हम उसको सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप 2012 से बहुत ज्यादा लंबा वक्त ले लिए सीखने का। मैं यही तो कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी का जब आप उदाहरण देते हैं तो इंदिरा गांधी ने कितना तेजी से वापसी की थी। कांग्रेस अब उतना तेजी से वापसी कर नहीं पा रही है, यहां तक कि जहां वो है वहां से भी चीजें हाथ से निकल रही हैं। पंजाब इसका प्राइम उदाहरण है। उत्तराखंड में आपके वापसी के चांसेस थे, वहां पर भी आप कुछ कर नहीं पाए और बीजेपी अपनी वापस सरकार वहां पर रिपीट कर रही है।
कितना कुछ सोचेंगे आप? पुष्कर धाम ही हारते हैं। अरे तो आपके चन्नी 2 सीटों से हार गए भाई। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे पे 2 सीटों से हार गए, वो मुख्यमंत्री तो हार जाता है। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता कि भारतीय इतिहास में कभी किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव लड़े और दोनों सीटों से हार जाए। मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं पड़ता। तो हमारे चन्नी, वहां तो सिद्धू जी में, चन्नी जी में और जाखड़ जी में हमारे विवाद हम सुलटा नहीं पाए, मैं स्वीकार कर रहा हूं। वहां पर आखिरी समय तक हम आपस में उलझते रहे। पंजाब में आखिरी दम तक हम एक दूसरे की टांग खींचते रहे। कांग्रेस ने को हरा दिया जनता ने, आप पार्टी ने लुभावने नारे दिए, आप पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी तो गए 60 साल सॉल्व करने की जगह टालते हैं। इस दिशा में भी आपको सोचने की जरूरत है और इस दिशा में भी तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का विपक्ष जो कि संख्या में कहीं नजर ही ना आए, लोकतंत्र ये नहीं कहता। लोकतंत्र ये कहता है एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन फिलहाल विपक्ष के रूप में जहां आप हैं वहां से आपकी बात को कोई सुन नहीं रहा, कोई आपकी बात को समझ नहीं रहा और कोई आपकी बात के साथ आने को तैयार नहीं है। फिलहाल आज की तस्वीर यह है, 5 राज्यों के जो रुझान और नतीजे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुकेश पारीक, माफ कीजिएगा, मनीष पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पारीक जी, देखिए अब स्थिति क्या है कि हम ये समझना चाहते हैं कि खबरें तो हर तरह की हर तरफ थी। कहने का मतलब यह है कि यूपी में बेरोजगारों ने लंबा प्रदर्शन किया, लाठियां खाई। यूपी के किसान दिल्ली में बैठे और आपसे एक कानून वापस करवाया, ये भी खबरें हैं। क्राइम की बड़ी खबरें अगर राजस्थान से आई तो यूपी से भी आई। यूपी में भी इंसाफ के रास्ते कुछ लोगों को काफी मुश्किल लगे, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप वोट प्रतिशत बढ़ा ले जाएं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिख रहा है, तो वो एक्स्ट्रा आ कहां से रहा है? स्वप्निल, बात तो यही है, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है जिनको कहते हैं बीजेपी ने अपना 100% दिया। और आप समझ रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियों की साजिश इकट्ठा हुई थी, जिसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं करके महिलाओं का वोट वो लेंगे, एससी वोटों के लिए मायावती जी है, मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी है, इन सब के वोटों को डिवीजन करके और भाजपा को चुनाव हराना है, इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी जो बुलडोजर एक संकल्प शक्ति है जिसने ये साबित किया है कि अगर मजबूत इरादे हों तो वो गलत चीजों को ध्वस्त कर सकते हैं। आज अभी जैसे तिवारी जी बता रहे थे, बुलडोजर की नेगेटिव साइड बता रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव साइड ये है कि हमने डिटरमिन किया, जो आदमी मुख्यमंत्री 4 बजे उठकर और सेवा पूजा करता है, पूरे समय एक समय भोजन करता है, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसके किसी मंत्री पर आरोप नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी इतना प्रयास करना पड़े, नहीं है। ये शुचिता की राजनीति की दिक्कत है। शिक्षा का विभाग संभालने वाले मंत्री पर आरोप थे और वो अपना चुनाव हारे भी। मैंने आपको कहा अरे आप समझिए, 7 मंत्री जेल में हो कांग्रेस पार्टी के, एक तरफ वो नजारा था, अब एक तरफ ये बात है, आचरण शुद्धता की बात मैं कह रहा हूं। लोगों ने ये भी कहा और इन्होंने जो दोबारा कही बात, व्यक्तिगत आरोप जो लगा रहे हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी के कारण से रुकिए ना तिवारी जी, देखिए क्या है, जब मैं आपसे बात कर रहा था पूरे समय मैंने आपसे बात किया, पारीक जी से बात कर रहा हूं, आराम से उनको भी बात करने देते हैं। हाँ, और मैंने बोला भी नहीं था, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, भैया लड़कियों ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए। एक मैंने इंटरव्यू देखा, 3000 लड़कियां हमारे स्कूल में हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में 2000 के हैं। हम 2000 के 2000 ने योगी जी को वोट दिया है। जब उन्होंने ये कहा तो निश्चित तौर पर इनको आने वाली पीढ़ी की भनक लग जानी चाहिए कि अब ये झूठे झांसे नहीं चलेंगे। अभी ये बात कर रहे थे किसानों के बारे में। मैं रोक रहा हूं पारीक जी आपको। चुनौती के रूप में स्वीकार होती है और आगे मजबूती से लोक कल्याण का काम करने के लिए प्रेरित करती है। हार से हम सीखते हैं और जीत के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, जिस पर पूरे विश्व की निगाह थी, एक किस्म से उसको प्रयोगशाला बना दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजस्थान की इकाई की तरफ से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, ये सब मिथक तोड़ा और राष्ट्रवाद, जिसको लेकर मोदी जी आगे बढ़े देश में, सुशासन और विकास, जिस एजेंडे पे मोदी जी ने बहुत ग्रास रूट पर, जमीनी तौर पर, शौचालय से लेके, जनधन से लेके, राशन से लेके, आयुष्मान से लेके, उज्ज्वला से लेकर जो बदलाव की, बुनियादी बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बरसों बरस से चुनौती होती थी, उससे हर व्यक्ति पीड़ित था।
योगी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में वो कानून व्यवस्था, उस व्यवस्था के कारण लोगों में भरोसा पैदा हुआ और उस भरोसे ने भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी की नीतियों को वोट दिया। मैं ये मानता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से इस देश में जो बदलाव की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का अवसर मिला। 50 वर्षों में सिर्फ नारे लगाए, केवल भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया। इस देश में इमोशन और स्लोगन्स पे चुनाव होते रहे। गरीबी हटाओ का नारा लगा, लेकिन गरीब हटा, गरीबी नहीं हटी। कभी सहानुभूति के वोट, कभी वोट बैंक की सियासत, कभी तुष्टीकरण की राजनीति, और इस देश में ध्रुवीकरण होते होते जनसंघ, जिसके बारे में लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, 3 सीटें आई थी शुरुआत में, 3% वोट था, और आज 303 के बहुमत तक इसलिए पहुंचे कि उपेक्षा, अपमान, संघर्ष, विरोध, तिरस्कार, इन सब परिस्थितियों से निकलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट किया, जिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ा है। जो लोग मोदी जी की विदेश नीति की खिल्ली उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, रूस और यूक्रेन के युद्ध में उस भारत की कूटनीति और विदेश नीति की ताकत का पता लगा होगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जीत इसलिए अहमियत रखती है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक उत्तराखंड पर प्रश्न उठाते थे, गोवा पर प्रश्न उठाते थे, मणिपुर पर सवाल उठाते थे, आज जिस तरीके से रुझान बढ़त की हो रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में मोदी जी का नेतृत्व सर्व स्वीकार्य है। और केवल दलगत नहीं, सर्व समाज ने, जो भारतीय जनता पार्टी कल्पना करती थी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन की और नीतियों की, उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मैं इस जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को, देखिए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब थे और 5 राज्यों में जिस तरह के रुझान हैं, नतीजे हैं, उस पर पार्टी लाइन की जो बात है वो रख रहे थे। और पार्टी लाइन से ही मनीष पारीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारीक जी, देखिए होता क्या है कि जब विकास की गंगा बहती है तो कारवां जुड़ता है, घटता नहीं है। आप ही की इतनी स्ट्रांग लीडरशिप के नीचे अखिलेश यादव स्ट्रांग हुए हैं, आंकड़े बता रहे हैं, और आप कमजोर, आंकड़े बता रहे हैं। मतलब खामियां तो थी, कमियां तो थी। नहीं, वो तो 2 बातें हैं इसमें स्वप्निल। तो डिवीजन ऑफ वोट जो है वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, और दूसरी चीज है एफर्ट्स होते हैं वो पोलराइजेशन के हैं। जैसे मैंने कहा, मायावती जी स्ट्रांग होती है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो अखिलेश जी की सीटें घटती है, और अगर समाजवादी पार्टी की सीटें घटती है तो भाजपा की सीटें अंतर बढ़ता है। ये निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो डिवीजन ऑफ वोट है उसके लिए जो सोल्यूशन निकाले इन्होंने, जनता ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ये योगी जी को हराने के लिए हो रही साजिश कर रहे, तो कैराना से आपका प्रचार चालू करना या काशी में प्रधानमंत्री मोदी का वक्त बिताना क्या था? नहीं, मैंने आपको कहा, अब वो जो वोटों की बात है, ये पक्की बात है कि पोलराइजेशन हुआ, और उसमें जो मुस्लिम वोट हैं उनको उन्होंने पाने के लिए जो जुगत लगाई थी वो सक्सेस रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ तो यही बात है। ये अभी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी के खिलाफ बुलडोजर है, मैं कहता हूं माफिया राज को हटाने के लिए बुलडोजर है। लेकिन ये मुसलमानों के वोट सारे एक ही पार्टी को पड़ रहे हैं और बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये है संकट की बात तो डेमोक्रेसी के लिए। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि रोशन चिरागों को बुझाने वालों, तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके। और जो विकास की राजनीति हो रही है, आपने देखा किसी का भी गलत काम नहीं हुआ, एक उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों पर अत्याचार हुए। योगी जी के शासन में एक भी घटना नहीं है, दंगा एक भी नहीं हुआ। तो सख्ती से निपटने का परिणाम मिलता है, जनता सुख अमन चैन से रहती है। ये संदेश यूपी में मिला है, और इसी के कारण बीजेपी के लोग पूरे देश में खुश हैं। आप कम कैसे हो सकते हैं? योगी मॉडल है, आप गठबंधन के साथ कम हुए हैं। जी, मैंने आपको कहा, मैं पोलराइजेशन की बात आपकी समझ रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हुई, कोई और स्ट्रांग नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि अगर पोलराइजेशन हुआ भी होगा तो आपको बसपा के वोट मिले इसलिए इज्जत बच गई, बसपा का कुछ वोट कट के आपके पास आया तभी इज्जत बच गई।
दी, मैंने आपको ये निवेदन किया पहले, ये पोलराइजेशन में दो एस्पेक्ट हैं, आप समझ सकते हैं। इसके जो वेरासिटी है उसमें ये होता है कि कुछ जगह का वोट किस जगह जाएगा, किस जगह का वोट किस जगह जाएगा, कुल मिला के एकीकरण होना है। एक दूसरी बात, मैं इस बात से सहमत भी हो सकता हूं कि चूंकि सरकार सत्ता में होती है, प्रभाव बढ़ता है, तो आपसी छोटे लेवल पे जो मतभेद होते हैं, किसी को टिकट मिला नहीं मिला, कुछ इस तरह की बात भी होती होगी, उसके कारण थोड़ा फर्क पड़ता है। और अंदरूनी तौर पर, जैसे कल हमारे प्रभारी जी ने कहा, आपने देखा कि पार्टी मां है, और पार्टी मां है तो वो सब चीजें वॉच करती है। निश्चित तौर पर जो पार्टी आगे बढ़ रही है उसको सख्त रहना है, और यही कारण है कि रिपीटेशन इज नेसेसरी, क्योंकि जो जनता की तरफ छनकर बात आती है वही पार्टियों की आगे की गाइडलाइन होती है। तो हमारी गाइडलाइन यही है कि बीजेपी को इंटैक्ट रहना है, एक बात, दूसरी अपनी दृढ़ता को बनाए रखना है, और तीसरी बात जनता के लाभकारी जो काम है, कल्याणकारी कार्य हैं, उनमें गति लानी पड़ेगी। ये निश्चित तौर पर बात सही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खबर बस यहां पर बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जीत चुके हैं, उनके चुनाव जीतने की घोषणा कर दी गई है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने की खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से जो कि मैनपुरी में है जीत गए हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी छोड़ सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे नहीं जीत पाए, हार गए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सीट जीत ली है। गोरखपुर की सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी सीट पर जीत हासिल कर ली है। तो ये बीजेपी के लिए यूपी में एक तरह से सोने पे सुहागा हुआ है। उधर अखिलेश यादव भी अपनी सीट जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड वोटों के साथ जीते हैं। देखिए, गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ जीते हैं, और जो जानकारी मिल रही है, रिकॉर्ड वोटों के साथ योगी आदित्यनाथ जीते हैं। कितना रिकॉर्ड रहा वो कुछ ही पलों में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन देखिए एक के बाद एक इतिहास बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लंबे वक्त के बाद एक ऐसी सरकार जो रिपीट हो रही है, लंबे वक्त के बाद एक मुख्यमंत्री जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करे और फिर अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी को दोबारा जिता ले जाए, ये अपने आप में इतिहास है। और अब ये भी मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ न केवल अपनी सीट से जीते हैं बल्कि रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने वहां पर जीत का। तो यूपी में गोरखपुर क्षेत्र का मतलब योगी आदित्यनाथ, जो एक लंबे वक्त तक कहा जाता रहा था, वो पूरी तरह इन नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। आर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आर तिवारी जी, ठीक है, बीजेपी में यह है, बीजेपी में वो है, जनता कुछ समझ नहीं रही, आप में क्या है? हम में सच्चाई है, हमें देश के संविधान को बचाने के लिए कृत संकल्प है। हार जीत के लिए कांग्रेस पैदा नहीं है। फिर कह रहा हूं स्वप्निल, जनसंघ के जमाने में जनसंघ पैदा हुई। जब जनसंघ का सुपड़ा साफ हो गया तो इन्होंने अपना झंडा डंडा दोनों बदल करके जनता पार्टी में विलय कर लिया। और जब जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में आ गए। इनको केवल सत्ता से मोह है। कांग्रेस ने आजादी के पहले से 1885 में तिरंगा झंडा था, आज हमारा झंडा वही है। अलग पार्टी बनी, तिरंगा, फिर जनता ने एक ही पार्टी का, इंदिरा कांग्रेस को उन्होंने कांग्रेस मान लिया। हमारा झंडा वही है, हमारे झंडे के 3 कलर है, हमारे नीतियां वही है, हमारे सिद्धांत वही है। इस देश में 36 कौम का शासन होना चाहिए। 80 और 20 का बंटवारा राज्य का कोई संवैधानिक मुख्यमंत्री आजादी के 1947 के बाद में पहली बार, आपने भी पत्रकारिता में लंबा अनुभव लिया है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर सीधी सीधी बात करे चुनाव में कि मेरे को 80 का वोट चाहिए, 20 का वोट नहीं चाहिए, तो आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो इस देश में? आपको बहुमत और लेकिन 80 और 20 का भेद तो हर कोई अपने अपने हिसाब से निकाल रहा है। अब देखिए तिवारी जी, मैं आपको बताता हूं स्थिति क्या है। देखिए मेरी बात सुनिए, गन्ना का पैसा सुनिए, तो मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। देखिए मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। प्रियंका गांधी राजस्थान में आई, उनसे पूछा राजस्थान का बजट कैसा है, उन्होंने कहा कि साहब मुझे नहीं पता, आप अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए, मैं यूपी में बिजी थी। ये उनकी साफ गोई। वहीं योगी आदित्यनाथ कुछ बोले तो आपको लगता है ये साफ गोई नहीं है?
ये हो सकता है मैं योगी कह रहा हूं, आदित्यनाथ की साफ आपने गोई हो। कभी सुना किसी मुख्यमंत्री को मेरे को 20 का वोट नहीं चाहिए, मेरे को 80 के वोट चाहिए? आप इसका अर्थ नहीं, जनता जानती है। आप हमको भुलावा में आप रख रहे हो। जनता सीधा सीधा जानती थी कि मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं, मुसलमान को ये उम्मीदवार बनाते ही नहीं, ना लोकसभा में बनाते हैं ना विधानसभा में बनाते हैं, सीधा सीधा हिंदू कार्ड खेलते हैं। और देश की बनावट ऐसी है कि 80% यहाँ हिंदू है और 18-20% के करीब मुसलमान है। जब गन्ने का पैसा किसान मांगता है तो जिन्ना के नाम पर उनको दबा देते हैं। जब गंगा के अंदर लाशें तैरती हुई नजर आती है, उनको शमशान नहीं मिलता है तो एक कब्रिस्तान का नाम ले आते हैं, कभी पाकिस्तान का नाम ले आते हैं, कभी आतंकवाद का नाम ले आते हैं। तो वोटर को भ्रमित करने की जो मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी के पास, कह रहे हैं ना, उस हिसाब से देखिए, सुनने में क्या लगता है, आप ये आप जिस हिसाब से सारे उदाहरण रखते हैं उससे लगता है कि आप वोटर को भ्रमित नहीं कह रहे हैं, आप वोटर को बेवकूफ मान रहे हैं। भ्रमित है नहीं, वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं समझ पाएगा क्या? आपने छत में राष्ट्रवाद का नारा दिया, आपने चाशनी चढ़ा दी धर्म की, तो धर्म तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू 80% हैं। जब आपको हिंदुओं को वोट चाहिए तो फिर राजनीतिक दल क्या करेगा? राजनीतिक दल वाले तो मुद्दे उठाएंगे। और महंगाई का मुद्दा नहीं क्या आज देश में? बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या आज देश में? व्यापार मंद हो गया ये देश में मुद्दा नहीं है क्या? ठीक है, देश के अंदर सारे मुद्दे आज भी जीवित हैं। 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का वादा सारे मुद्दे आज भी जीवित हैं, लेकिन लंबे वक्त से लोग ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस इन मुसीबतों से निकाल पाएगी। ऐसे में उनको जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो वहां पर चिपके हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं। एक एनालिसिस आपके हिसाब से मैं इस रूप में ले सकता हूं, है ना, क्योंकि उनको ये तो नजर नहीं आ रहा है कि इनका सोल्यूशन आपके पास है। उनको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि कांग्रेस इसका सोल्यूशन दे पाएगी। और दूसरा, आपका कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा जो लोगों को इन चीजों के प्रति समझा पाया हो। मतलब लोग उन चेहरों से समझना भी नहीं चाह रहे। देखिए, बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कांग्रेस को। लेकिन पारीक जी, आपसे मैंने पहले भी कहा है, मालूम है आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती क्या है ना, कि आपके अगेंस्ट में कांग्रेस जैसी पार्टी है। अगर आप कुछ और होते और आपके अगेंस्ट में एक बीजेपी जैसी पार्टी होती ना, तो इतना क्लीन स्वीप का मौका तो आपको भी नहीं मिलता। नहीं, मेरा निवेदन स्वप्निल इस बारे में है कि ऐसा नहीं है हमारे सामने कांग्रेस पार्टी है, ऐसा नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी है वो भी कांग्रेस पार्टी का बच्चा है। ये जो आप पार्टी है वो भी कांग्रेस पार्टी का बच्चा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने ये टूटे हैं उतने तो हम जुड़े भी नहीं कभी। और ये इसलिए टूटे हैं कि सब जो लोग हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी पंचनिष्ठाएं नहीं है, जिनका कोई संविधान नहीं है, वो सब टूट टूट के बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। और ये खुद ने कहा, समाजवादी नेता हैं मुलायम सिंह यादव, उनके 2 लड़के हैं अखिलेश यादव और उनके छोटे लड़के हैं। छोटे लड़के के पास लैम्बोर्गिनी कार है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। अब समाजवादी आप हो और 7 करोड़ की कार लेके जा रहे हो, धंधा पानी करते नहीं हो, तो लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जनता को बेवकूफ समझ के बैठे हो, अपनी बातें करते हो। आपने कहा टमाटर के भाव बढ़ गए, और ये टमाटर के भाव कौन बढ़ाता है ये इनको पता है, जनता भी जानती है ये बात। और इसीलिए मैंने आपको कहा, वो तो आप भी जानते थे, लेकिन जब प्याज और टमाटर के भाव बढ़ते थे तो आप भी तो मोर्चे निकालते थे। हालांकि आज आप नहीं निकालते हैं। आज आपको 100 के पार का पेट्रोल दर्द नहीं देता। आज आपको जनता की परेशानी समझ में नहीं आती, लेकिन एक टाइम पर इन्हीं चीजों पर आप भी तो प्रदर्शन करते थे पारीक जी। जीएसटी नहीं था, मैं आपको निवेदन करूं। हाँ। स्वप्निल, उस समय का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो अलग बात थी, और उसके कारण जो जमाखोरी चलती थी, जिसके कारण कालाबाजारी होती थी, अब वो नहीं हो रहा है। और जो जीएसटी का एक सेट नेटवर्क है, पूरे देश में एक टैक्स का कानून है, जीएसटी है, वैट है। मैंने आपको निवेदन ये किया कि पूरी ईमानदारी के साथ, तो मोदी जी और योगी जी और भाजपा की ईमानदारी को सलाम करते हैं लोग, और उनके इसलिए वोट देते हैं कि ये नीयत साफ है इनकी। अब ये बात सही है, कोरोना पे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन ये 35,000 रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कांग्रेस पार्टी की सरकार 1 लाख रुपए में खरीदती है। ये दुनिया देखती है। लेकिन हुआ क्या है ना, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का एक बच्चा है, लेकिन यूपी का अगर हम इतिहास देखते हैं तो एक वक्त आप सपा के साथ, सपा को भी समर्थन दे चुके हैं, एक वक्त आप बसपा को भी समर्थन दे चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके साथ समर्थन नहीं दिया था। तो फिर ये कांग्रेस का बच्चा कह के आप साबित करना क्या चाहते हैं? मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, राम मंदिर में कार सेवकों के गोली मारने के बाद मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया। अरे उसका कारण है, प्रतिरक्षा मंत्री किसने बनाया? ये देखो आप मेरा निवेदन सुनिए। को भारत सरकार में रक्षा मंत्री किसने बनाया? मनीष पारीक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम 80% वोट नहीं मांगते, हम 20% के वोट भी चाहते हैं। लेकिन ये जो इस तरह बोलेंगे तो वो 80% वोट ही मिलेंगे। ये सोचते हैं 20 तो हमारे हो गए। ये निवेदन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोट।
आपने करा, आपके जो जननायक आपके जो आपने करा, दो मिनट तिवारी जी, प्रॉब्लम क्या है तिवारी जी, प्रॉब्लम क्या है तिवारी जी, प्रॉब्लम क्या है? देखिए अब देखने में क्या लग रहा है ना कि आपके जितने भी लीडर्स या जितने भी लोग आपके चुनावों की प्रक्रिया में आपको लीड कर रहे हैं, आपसे भी जब मैंने उदाहरण पूछा तो आपसे पहले मैंने स्वर्णिम जी से उदाहरण पूछा था तो उन्होंने 2009 का उदाहरण दिया था, लेकिन मैं 2012 की बात की स्थिति देख रहा हूं। जो कोई भी आपके चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहा है, इक्का दुक्का या 3 अपवाद अगर हम छोड़ देते हैं तो उनकी लीडरशिप में आप हार ही रहे हैं, है ना। उससे आपको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन आप उसे डूबते को तिनके का सहारा टाइप से पकड़े हुए हैं। आप उसके पार कुछ सोच भी नहीं रहे, है ना। अब तो और मुश्किल हो गया। अभी तक आप राहुल गांधी जी का बचाव कर रहे थे, अब आप प्रियंका गांधी जी का भी बचाव करेंगे, क्योंकि इस बार इलेक्शन में वो फ्री हैंड लेकर आपके लिए जमीन बनाने में लगी थी। स्वप्निल, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी का साधारण सदस्य हूं। 45 साल से कांग्रेस का झंडा उठा करके राजस्थान की धरती पर कांग्रेस का प्रचार कर रहा हूं। सत्ता हमें मिले या नहीं मिले, सतरंगी भारत रहना चाहिए, एक रंग का भारत नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस की पैदाइश सत्ता के लालच में नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी, कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस, ये बंगाल के अंदर आजादी से फैसले मुस्लिम लीग के साथ में ममता बनर्जी की कांग्रेस बन जाते हैं। 2 मिनट रुकिए। कांग्रेस कभी ममता ऐसे बनर्जी बड़े आपको टक्कर दे रही है, पारिक जी काफी समझौते बेहतरीन टक्कर दी, बल्कि आपको पछाड़ा भी। खैर छोड़िए। हाँ जी, मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि जो डेमोक्रेसी की बात है, इनको धर्म के उससे लाभ होता है, ये पोलराइजेशन का लाभ मिलता है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए तरसते हैं ये। लेकिन पारिक जी, फिर बात तो ये है ना कि जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि वो उसके लिए तरस रहे हैं, लेकिन अगर हम आपकी शुरुआत देखें तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि एक धर्म विशेष की ही बात करके आपने अपना काफिला शुरू किया था और उसको यहां तक लेकर आए हैं। और इस सफर में आप में कई सारी डिफरेंसेस दिखते हैं। अटल सरकार जो थी और उस समय जो बीजेपी थी, और अभी जो मोदी सरकार है और इस समय जो बीजेपी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक मोटे एनालिस्ट के तौर पे तो बैठा बैठा कोई भी इस बात को समझ सकता है, बोल सकता है। नहीं स्वप्निल, मैंने निवेदन किया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कभी समझौता नहीं किया। अब मैंने आपको निवेदन ये किया इसलिए कि जो भारत की अस्मिता है, जो भारत की पहचान है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, भाजपा ने उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांग्रेस को करना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए। अगर आप अंग्रेजों से आजाद हुए हैं और अंग्रेजों के कारण भारत को अलग निकाल के लाए, तो भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की माटी, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत की भाषा, भारत की सब, उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये तमाशे देख रहे हैं, ये कह रहे हैं सब बराबर है हमारे लिए, तो ये करिए। फिर ये टोपी लगा के खजूर जहर घोल रहे हैं। 2 मिनट, ठीक है, आपकी बात आ गई, आप जो समझाना चाह रहे थे आपकी बात आ गई, लेकिन तिवारी जी अपनी बात उस समय भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तिवारी जी से मेरा सीधा सवाल था कि प्रियंका गांधी ने लीड किया है आपका चुनावी कैंपेन यूपी में, प्रियंका गांधी ने, उन्होंने ही आपको इस बार बताया किस तरह से चलना है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा हार का, ये आप मंथन करेंगे? स्वप्निल, हर बात अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण लेकर के आती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इसके ऊपर कहीं ना कहीं गहन मंथन करेगा कि ये छद्म राष्ट्रवाद और धर्म की चाशनी के खिलाफ अब जनता के सामने हम कैसे आगे जाएंगे। देश में राम राज आ गया, शिया के बिना मेरा राम पैदा कर दिया। आपने देश में 120 का लीटर, 120 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने के बाद में भी आप राष्ट्रवादी हो। 1000 का गैस का सिलेंडर देने के बाद में भी आप राष्ट्रवादी हो। हम 400 रुपए में मां बहनों को गैस की रसोई का सिलेंडर देते थे, हम राष्ट्रद्रोही थे। हम 70 रुपए का पेट्रोल बेचते थे, हम राष्ट्रद्रोही थे। हम 60 रुपए का डीजल बेचते थे, राष्ट्रद्रोही थे। इन्होंने उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ महिलाओं को तिवारी जी, जब आप सरकार में होते हैं आपको ये बात समझनी चाहिए। जब आप सरकार में होते हैं तो आपकी योजनाएं प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां होती हैं वो आपके अगेंस्ट जाती हैं। लेकिन जब आप सरकार से बाहर हैं, आपकी प्रॉब्लम यह है कि सरकार में जाने का एक जो रास्ता आपके पास हो सकता है वो रास्ता आप खोज नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि भूल भुलैया में आप फंस गए हो। 2012 से अगर कोई व्यक्ति खुद आके कहे कि मैं चुनावों में हार का जिम्मेदार हूं, आपकी पार्टी कहती नहीं नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते साहब, हम में कोई कमी रही होगी, है ना। उसके बाद से जब भी कहीं आप हारे, आप कहते हैं मंथन करेंगे, लेकिन मंथन से आप कोई आंसर नहीं निकाल पाए हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ना पंजाब में पंजाब तो आपने खो ही दिया,
उत्तराखंड में जो आपके थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी आपने गवा दिए, और उसके बाद गोवा में भी आप नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी में तो आपकी जमीन वैसे ही खिसक चुकी थी, वो अभी भी आप वापस नहीं ला पाए इतनी कवायदों के बाद। इसमें मेरा निवेदन यह है स्वप्निल कि तीन बात है। पहले करोड़ों के भ्रष्टाचार होते थे, अब करोड़ों के व्यवहार होते हैं, गैस के चूल्हे होते हैं, जैसे इसकी बुराई कर रहे हैं ये 6 करोड़ लोगों को दिया है, अब उसी लिए दिया तो नहीं पारिक जी, पारिक जी मैं ये मानता हूं कि यूपी में ना आपका राशन से शासन वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई है, लेकिन देश भर में ये स्थिति नहीं है। देश भर में ये स्थिति नहीं है। ऐसे कई परिवार हैं जो आपकी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन दोबारा लेने की स्थिति में नहीं आ पाए। ये सच्चाई आपकी नजरों से क्यों छुपी है मैं नहीं जानता। आप ये जो रिफिल ऑफ सिलेंडर है, ये भी एस्पेक्ट है एक। दूसरी बात, ये मुफ्त में जो बंटवारा हो रहा है उसको रोकने के लिए किसी को समर्थ बनाना, उसके लिए वो साधन लेकर जाना, उसके बाद वो प्रयास करके खुद सिलेंडर को भराएगा, ये भी कंसेप्ट है। एक बात, शौचालय के लिए 12,000 रुपए देने में तो कोई बात नहीं है ना, वो इन्होंने नहीं बनवाए होंगे विरोध के कारण, अलग बात है। लेकिन इसी तरह से बैंक खाते खुलवाने की बात है, जिन गरीबों को लोन देने की बात है, उज्ज्वला में अगर आप गैस का सिलेंडर देते हैं तो किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं 6,000 रुपए महीना, मतलब 6,000 रुपए साल के, और इसी तरह से देखें। अब आप बताइए, तो क्या हो गया तो 6,000 रुपए तो दिए ना इतने किसानों को, महिलाओं को कोरोना में 1,000 रुपए उनके खाते में दे दिए। 2 सेकंड रुकिए ना पारिक जी, उसके कारण पारिक जी 6,000 रुपए साल का सम्मान के नाम पर जी सुनने में सही लगता है? अगर आपको सही लगता है तो मैं भी मान लेता हूं। जितना संभव होता है, आज लोगों ने ये समझा है कि अगर हमारे यहाँ गैस की कीमत बढ़ गई है तो भी हम बियर कर रहे हैं क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। आपको वोट मिले, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं पारिक जी। देखिए, आपका एक वादा था कि 2022 तक आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आपका वादा था, और आप भी जानते हैं नहीं हुई है। नहीं हुई है क्या? वहां पर तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। सुनिए, और अगर हम इस पर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, किसानों ने हमारे कदम को वापस खींच लिया, नहीं तो अब तक बढ़ चुका होता। नहीं, मैं इसमें भी निवेदन करूंगा। एफबीआई के बारे में आप जानते हैं, एफबीआई के बारे में आप जानते हैं कि सीधा फायदा कि फार्मर्स जो बात है वो उसके जरिए हुई। अगर आप मशरूम की खेती करते हैं उसमें लाभ मिलता है, खजूर की इजराइल एस्पेक्ट पे खेती करते हैं लाभ मिलता है, जो आपने यहाँ पर पशुपालन के लिए लाभ मिलता है, दूध के विषय पर लाभ मिलता है, आपको समर्थन मूल्य 1.5 गुना कर दिया है। स्वामीनाथन आयोग में सारी बातें इन्होंने मानी, लेकिन 1.5 गुना समर्थन मूल्य को एक तरफ डाल दिया। अब बाजरा खरीद ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि जवाब बीच में अधूरा ही रह गया, तिवारी जी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करता हूं, जनादेश जीतने वाले सभी पार्टियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। और साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन करने की कोशिश की है, और उनको ये सुझाव दिया है कि जनता का जो भी फैसला है उसे विनम्रता से स्वीकार करें, ये उन्होंने कहा है। अब ये सुझाव देने की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी को? उन्होंने ऐसा कौन से कांग्रेस लीडर का रिएक्शन देखा है कि भैया विनम्रता से स्वीकार करें? मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के रिएक्शंस पार्टी के भीतर से आ रहे हैं तो फिर हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस से कुछ और चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ें, या पार्टी में कुछ धड़े उभरें जो अलग अलग डिमांड्स को लेकर सामने आए, और पार्टी को असहज स्थिति का एक बार फिर देश के सामने सामना करना पड़ सकता है। कम से कम इस ट्वीट में जो निहितार्थ है वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं। आर तिवारी जी, मैं आपके पास, देखिए मैं किस सवाल से था भाई, अगर मान लीजिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है और मैं कप्तान हूं और मेरी टीम हारती है, तो एक कप्तान के तौर पर ये मेरी नाकामी है, मुझे हार स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, ये टीम का बड़प्पन है कि वो ये कह दे कि भाई नहीं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मुझे फिर एक लंबे समय तक हारने के बाद कदम पीछे खींचने चाहिए, ये मेरी नैतिकता, ये मेरी समझ कहेगी। आपके यहां हो क्या रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत लीड किया पर वो सक्सेस नहीं दिला पाए। अब आपके पास एक ब्रह्मास्त्र थी प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी यूपी में नहीं चली है, और यूपी में नहीं चलने का मतलब है जहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है उस रास्ते की शुरुआत में ही आप अभी फिलहाल ध्वस्त की स्थिति में। तिवारी जी, राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की अध्यक्षता यानी कप्तानी के रूप में खेल रहे थे। जब लोकसभा में हमारी हार हुई तो राहुल गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
प्रियंका गांधी जी के लिए आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं स्वप्निल 34 साल से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है। 34 साल में हमने वहां गठबंधन के नाम पर हमारे 50, 60, 70, 80 विधायकों को हमने चुनाव लड़वाए। कांग्रेस का निशान वहां पर जनपद में खत्म हो गया था। तो प्रियंका गांधी ने हिम्मत करके 400 से ज्यादा जनपद, 400 से ज्यादा विधानसभा में कांग्रेस का निशान ईवीएम में डाला तो सही। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं में जोश तो भरा। यूपी में नवाचार किया, यूपी की विधानसभा का 40% हमने महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया। हार जीत चलती रहती है। प्रियंका गांधी ने यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस संगठन के ग्रास रूट पर उन्होंने सिंचाई की है। अब की बार घास फूस उगी है, अगली बार हम वहां पेड़ पौधे उगेंगे। सवाल फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का जन्म आजादी के लिए हुआ था। अगर प्रियंका गांधी की मेहनत से, अगर प्रियंका गांधी की मेहनत से वहां पर घास फूस उगी है, तो उनसे पहले जितने भी लोग मेहनत लगा रहे थे वो तो यूपी को आपके लिए बंजर रखे हुए थे, पर उन पर तो आपको आज भी भरोसा है। हमने कभी बसपा के साथ में, कभी सपा के साथ में समझौता किया, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि देश का सबसे बड़ा सूबा कांग्रेस के हाथ से लगातार 34 साल से बाहर निकल गया। वहां बंजर भूमि में पहली बार तो किसने कहा था आपको समझौता करने के लिए, ये बताइए। पूरी भूमि को हमने जोता तो सही। आपने यूपी में कोशिश की कुछ दिनों पहले एक चुनाव में, शीला दीक्षित को आपने चुनावों का फेस बनाया और कहा हम हर तरफ लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई आप उस तरफ सरक लिए। तब किसने रोका था आपको? इस तरह के डिसीजंस बार बार आपके लिए फ्रीक्वेंट हो गए जो आपके लिए गलती साबित हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, गलतियां हुई है, स्वीकार करते हैं, नेतृत्व उसके ऊपर ध्यान देगा। आज राहुल जी ने कहा है, सबको जीत की बधाई दी है, विनम्रता के साथ में हार को स्वीकार किया है, और जो कुछ कमियां रह गई उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन देश में कांग्रेस कभी पराजित नहीं होगी। सत्ता में नहीं आए एक दूसरी बात है, लेकिन देश के लोगों की धड़कन बन करके रहेगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वाले देख रहे हैं, ये सपना आने वाले 10 सालों तक तो पूरा होने वाला नहीं। स्वप्निल, कांग्रेस जनता की आवाज हो सकता है कांग्रेस कभी रहेगी, कभी हो सकता है कि कांग्रेस कभी, जैसा कि आपने कहा, मैं उन शब्दों को रिपीट करने से पहले ये बड़ी खबर बता दूं, उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। देखिए, उत्तराखंड में अब तक ये परंपरा रही थी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, निर्माण के बाद से ही, लेकिन ये एक इतिहास उत्तराखंड में बना है। बीजेपी की सरकार थी, चुनाव हुए और दोबारा बीजेपी सरकार बना ले जा रही है। पूर्ण बहुमत उत्तराखंड में बीजेपी को मिल चुका है, ये बड़ी खबर है उत्तराखंड में। हालांकि जो मिठास है वो हल्की सी कड़वी इस बात को लेकर हो सकती है कि उनके जो सीएम हैं वो अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास मौका है। 39 सीटों पर बीजेपी ने उत्तराखंड में जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर, एक ऐसा सीएम जो आज हारा है, लेकिन वो सीएम उत्तराखंड में बीजेपी को फाइटिंग कंडीशन में ले आया, क्योंकि इससे पहले जो सीएम थे उनको हटाकर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि माना यह जा रहा था कि पिछले जो सीएम है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है। समय रहते बीजेपी ने यह कदम उठाया और इस पार्टी को, यानी बीजेपी को, दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में न केवल वो ले आए, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है उत्तराखंड में। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा लोगों को सेवा में लगे चुके थे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5-6 महीने में लोगों के हृदय में अपने आप एक स्थान रचा दिया। लोग सहर्ष से, प्रदेश के लोग पुष्कर जी का चेहरा बहुत सहर्ष से स्वीकारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी कारण बहुत लोग और मीडिया वाले, कई मीडिया वाले भी एक हम सब लोगों को बताते कि इस बार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था में कांग्रेस का है,
अगर बीजेपी जीतता है तो भी एकदम बहुत क्लोज फाइट। और तो बीजेपी का रिएक्शन आप देख रहे थे देहरादून में। सरकार यानी मैजिक नंबर पाने के बाद मीडिया से मुखातिब थी और हालांकि इस दौरान कुछ उत्साही कार्यकर्ता पुष्कर धामी के पक्ष में नारे लगा रहे थे कि उनके जैसा सीएम उन्हें चाहिए। पुष्कर धामी खुद जीत नहीं पाए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की डिमांड है जो कि वहां पर मौजूद लीडर्स के सामने पहुंच गई है। लेकिन पारीक जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। पारीक जी, तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं उसका एक काउंटर पहलू भी होता है। जैसे अब मैं गोवा की बात कर लेता हूं, मैंने आपसे पंजाब की बात की, मैंने आपसे यूपी की बात की, थोड़ी सी उत्तराखंड की भी आपसे मेरी बातचीत हुई, लेकिन गोवा की नहीं हो पाई। गोवा में कहीं ना कहीं जिस तरह के वोट शेयर्स हैं या वोटिंग परसेंटेजेस हैं या जिस तरह के आंकड़े हैं, वो देखने में एक बार की लगता है कि वो तो वहां पर दूसरे दो थे जो कांग्रेस का हिस्सा काट ले गए, नहीं तो शायद आप नहीं बच पाते। चूंकि आप खुलकर ये बात मान रहे हैं कि वोट किस तरह से बढ़ता है, तो हो सकता है आप इस एनालिसिस को भी स्वीकार करें। कास्ट होता है उस समय ही उसका नेचर तय होता है कि ये किसके कारण कहां जा रहा है, लेकिन काउंटिंग होती है बड़ी क्रूअल होती है। वो कभी भी नहीं देखती है। वो काउंट तो नंबर्स क्रूअल होते हैं, वो नंबर बताते हैं तो जीतते हैं, नंबर कम होते हैं तो हारते हैं। ये पक्की बात है। जो वोट का डिवीजन है उसके भी रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने जो, मैं आपको एक बात एम्फेसिस करना चाहता हूं वो ये कि जो संगठनिक रचना है, यानी बूथ समिति बनाना पूरी, और एक बूथ पे 21 लोगों की नियुक्ति कर देना, इसी तरह से शक्ति केंद्र के प्रमुख बनाना, तो ये जो सांगठनिक रचना है, जो हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर जी हमारे संगठन महामंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जी संगठन महामंत्री है, ये जो संगठन महामंत्री का विषय है या संगठन का काम होता है, उसमें भी राजनीतिक विषय निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की रचना है, संरचना है, जिसको हम संगठन की संरचना कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी का दोबारा चुनाव जीतने का अगर कोई कारण बनता है, आज विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में आपने ये संगठन की रचना नहीं करवाई, राजस्थान इसलिए में हमारे 21 सीटें नहीं आई। मैंने विधानसभा के चुनाव में आपके प्रधान प्रमुख कहां चले गए थे? बिल्कुल मैंने कहा, अरे ये तो जनता जिसको चाहती है वोट उसको हारने देती पर है। भी स्वप्निल 78 सीटें आती है। लेकिन तिवारी जी जब आप ये बात कह रहे हैं, जो एक होल्ड बंगाल में आपकी थी, आपने उसे भी तो गवाया है, और आपने जहां जहां गैप प्रस्तुत किए वहां वहां बीजेपी भर ले गई। बनर्जी की, तिवारी जी समझ रहे हैं मेरी बात? 77 सीटें आई है। और स्वप्निल, एक बात और निवेदन करूं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी भी पिछली बार राजस्थान में, तो हमारे 78 विधायक जीते हैं और इनके 21 विधायक जीते थे, हारे जब। अरे 21 और 78 का फर्क तो समझना चाहिए। संगठन की रचना और कार्यकर्ताओं को महत्व देना, मंडल अध्यक्ष हमारे नीचे ले चुनाव और विधानसभा का ये पूर्ण चुनाव जो अभी हुआ है, इसमें काफी अंतर होता है, काफी सारे फैक्टर्स बदल जाते हैं, काफी सारे मुद्दे चेंज हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप दोनों मेरे साथ बने रहें, थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ कोप कीजिए। वक्त की मांग है और मुझे बताया जा रहा है कि दरअसल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तो ये जनादेश 2022 ये डिस्कशन लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। जल्द हाजिर हो रहे हैं।